नमस्कार। घर से पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत हमारा जो विषय चल रहा है, जो हमने बच्चों पिछली वीडियो बनाई थी, जिसके अंतर्गत हम कक्षा 6 का जो है भूगोल विषय के तहत पाठ नंबर 2 ग्लोब, अक्षांश और देशांतर जो हमें उसका अध्ययन कर रहे हैं। और हमने देखा कि कैसे हमें ग्लोब पर हमने देखा कि उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल, उसका अध्ययन किया और भारत की स्थिति देखी ग्लोब पर, और अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं उनका अध्ययन किया हमने। तो वो हमने पहला भाग किया था, आज हम उसी का दूसरा भाग कर रहे हैं और अब उसे हम आगे का अध्ययन करते हैं। तो हमने काल्पनिक रूप से इनका नामकरण कर दिया है, ठीक है। और हमारे भारत से, अब मैं आपको यहां पे बता दूं, हमारे भारत से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। मैं आपको फिर से मैप दिखा दे रहा हूं एक बार। देखिए, आपने नोट तो कर लिया है यहाँ पे अक्षांश यानी कि 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी भी नोट कर लिया है। हमारे यहाँ से भारत से जो है जो आपकी जो यानी कर्क रेखा है ये गुजर रही है, ठीक है। यानी कि हमारे यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजर रही है और ये कर्क रेखा हमारी जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन लिख लेना, ऑलरेडी जो मैंने बातें बताई लिखते जाना आप। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं आप लिख लेना अगला पॉइंट करके कि कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य आप देख पा रहे होंगे, कौन सा राज्य है ये जो है गुजरात राज्य है, ठीक है। दूसरा थोड़ा सा हिस्सा आ रहा है राजस्थान का आ रहा है, मैं लिखता जा रहा हूं यहीं पर, राजस्थान का आ रहा है। फिर आपका जो आ रहा है एमपी आ रहा है, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश आ रहा है। गुजरात आया, राजस्थान आया, मध्य प्रदेश आया। मध्य प्रदेश के बाद यहां पर जो हिस्सा पड़ रहा है, थोड़ा सा हिस्सा पड़ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। यानी गुजरात देख लिया आपने, आपका जो है सॉरी यहां पे गुजरात देख लिया। इसके अलावा यहां पे आपने राजस्थान देख लिया, मध्य प्रदेश देख लिया। अब मध्य प्रदेश के बाद जो आता है आपका, वो आता है छत्तीसगढ़, ठीक है। ये राज्य जो आपका देख पा रहे होंगे, ये छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा है, लिख दे रहा हूं यहां पे छत्तीसगढ़ है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे झारखंड से गुजर रही है, ठीक है। ये रेखा जो है हमारी झारखंड से गुजर रही है। झारखंड के बाद आता है आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से गुजर रही है। फिर ये जो छोटे छोटे राज्य दिख रहे हैं, ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है, यानी ये त्रिपुरा और ये मिजोरम से गुजर रही है। तो ऐसे करके जो हमारी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, तो ये हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों के आप क्रम में नाम लिख लीजिए, मैंने मैप में समझा दिया है। पहले पे गुजरात, राजस्थान, एमपी, ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा बोल गया मैं, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। अब देखिए यहां पर नोट करके कुछ फैक्ट लिखवा दे रहा हूं मैं आपको, नोट करके कुछ फैक्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए नोट करके आप पहला फैक्ट तो ये लिख लीजिए यहाँ पे नोट करके, जैसा कि मैप में आप देखते जा रहे हैं, नोट करके फैक्ट लिखते जाइए। देखिए अक्षांश जो हमारे यहाँ कर्क रेखा है, कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई हमारे यहाँ कौन से राज्य में है, ये आप देख पा रहे हो, सबसे ज्यादा लंबाई पड़ रही है आपकी एमपी राज्य में पड़ रही है। तो पहला नोट ये लिख लीजिए कि कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में है, वो है मध्य प्रदेश में है, यानी एमपी में है, ठीक है। अब कर्क रेखा जो हमारे यहाँ जा रही है, इसके समीप हमारे यहाँ 2 शहर हैं, यानी कर्क रेखा के सेकंड पॉइंट आप नोट करें, कर्क रेखा के समीप हमारे यहाँ 2 शहर हैं। वो शहर कौन कौन से हैं, एक तो गुजरात का गांधीनगर है, गांधीनगर है गुजरात का, ठीक है। और दूसरा जो है वो आ रहा है आपका भोपाल आ रहा है, दूसरा भोपाल आ रहा है। ये जो 2 शहर हैं ये कर्क रेखा के समीप हैं, ठीक है। इसके अलावा जो झारखंड की राजधानी है, थर्ड पॉइंट, यानी झारखंड की राजधानी कौन सी है, रांची, ये भी कर्क रेखा के बिल्कुल समीप है, ठीक है। यानी ये बिल्कुल कर्क रेखा के, यानी कि ये जो बिल्कुल अक्षांश रेखा, यानी जो कर्क रेखा है इस पर ही है, यानी झारखंड की जो राजधानी है रांची, वो कर्क रेखा पर स्थित है। आपसे ये पूछा जाता है, देखिए मैंने एक्स्ट्रा बातें बता दी हैं, ये पूछे जाते हैं अलग से प्रश्न कि भाई किस राज्य की राजधानी जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है, तो आप बता देंगे झारखंड राज्य की राजधानी रांची जो है कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए कि हमारी इनमें से कौन कौन से जो आपके नगर हैं वो कर्क रेखा के समीप स्थित हैं। अब आपको पता ही नहीं भाई नगरों की लोकेशन क्या है, तो आप बता देंगे गांधीनगर और भोपाल जो है कर्क रेखा के बिल्कुल समीप हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे वो आपको मैंने बता दिए कर्क रेखा से संबंधित, ठीक है, नोट करके आपने लिख भी लिए हैं। अब थोड़ा फिर से चैप्टर की तरफ लौटते हैं। अब देखिए बात करते हैं, अगली हेडिंग आपकी जो है वो है पृथ्वी के ताप कटिबंध, ठीक है, पृथ्वी के ताप कटिबंध। देखिए एक बार मैं आपके माइंड में एक इमेज दिखाना चाहता हूं जो आपने अभी पहले देखी थी, ये देखी थी
यानी आप देख पा रहे होंगे, यानी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी, इनके मध्य वाला जो क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे इसे क्या कहेंगे, उष्णकटिबंध कह रहे हैं। यानी यहाँ पर ये लिखा है उष्णकटिबंध। वहीं 23.5 डिग्री उत्तरी और 66.5 डिग्री उत्तरी के मध्य वाले क्षेत्र यहाँ बोल रहे हैं हम उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ऊपर वाला हिस्सा जो है ये शीत कटिबंध बोला जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से दक्षिण वाले हिस्से का भी हाल है, दक्षिणी गोलार्ध वाले हिस्से का भी हाल ऐसा ही है। तो ऐसा हाल क्यों है, ये नाम ऐसे हमने नामकरण क्यों किया है, इसका रीजन हम यहाँ जानेंगे। रीजन इसका ये कि साफ है, साफ ये है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश हैं, इन पर सूर्य जो है वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर रहता है, और इसलिए इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो है हमें गर्मी मिलती है, सबसे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। तो इसलिए हमने इस क्षेत्र को उष्णकटिबंध नाम दे दिया है। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी के ताप कटिबंध में आप पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे, पहला पॉइंट आप लिख लीजिए उष्णकटिबंध। ठीक है, उष्णकटिबंध, और इसमें डैश लगा दीजिए। तो आप यहां पे लिखेंगे कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। तो आप पहला पॉइंट आपका यही हो गया उष्णकटिबंध में। उष्णकटिबंध कितने से कितने तक है, 23.5 डिग्री उत्तरी से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण के मध्य वाला हिस्सा जो है वो क्या है, आपका उष्णकटिबंध वाला क्षेत्र है, यानी गर्म क्षेत्र है एक तरह से, ये बोल सकते हैं आप। ठीक है, आगे सेकंड पॉइंट यहां पे नोट करेंगे आप, ये है आपका शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, यानी उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। सेकंड पॉइंट आप नोट करेंगे यहाँ पे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, यानी उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध के नाम से लिख लीजिए, केवल शीतोष्ण कटिबंध के नाम से लिख लीजिए केवल। सेकंड पॉइंट शीतोष्ण कटिबंध। इसमें क्या होता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद जो बाद बाकी अक्षांश हैं उन पर सूर्य का प्रकाश सीधा सीधा नहीं पड़ पाता है, उन पर सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, इसलिए वहां पर जो है सर्दी होती है, हल्की सर्दी होती है। तो ऐसे क्षेत्रों को कम कहते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध हम कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर शीतोष्ण कटिबंध में आप लिखेंगे कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर नोट करेंगे, इसलिए इन्हें, ठीक है, सिर के ऊपर नहीं होता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंध कौन कौन से हैं, देखिए आप ये वाला चित्र बना लेना अपने सामने तो आपको याद रहेगा शीतोष्ण कटिबंध कौन कौन से हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी, ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध बोला जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है पहला इसमें, और दूसरा कौन सा है, दूसरा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है। ठीक है, तो ये शीतोष्ण कटिबंध है दो इसमें आपके, तो ये लिख लेना आप। ठीक है, अब बात करते हैं शीत कटिबंध की। थर्ड पॉइंट आप नोट करें शीत कटिबंध। शीत कटिबंध में क्या होता है कि यहाँ एक ऐसी स्थिति है कि सूर्य की रोशनी पड़ती ही नहीं है, बिल्कुल जा ही नहीं पाती है, तो यहाँ पे अत्यधिक ठंड होती है, बर्फ जमी रहती है। तो इस कटिबंध को कहते हैं हम शीत कटिबंध कहते हैं। और शीत कटिबंध हमारे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह स्थित है। और ये जो शीत कटिबंध स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है 66.5 डिग्री से लेकर, मैं बता दे रहा हूँ कहां से कहां तक, 66 सही 1/2 डिग्री से लेकर ये स्टार्ट होता है 90 डिग्री वाले क्षेत्र को, तो इसे कहते हैं शीत कटिबंध। ठीक है, यानी इसे जो है शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है, ये आप नोट कर लीजिए। यानी ये जो क्षेत्र है इसे शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। अब ये यहाँ पर 66.5 डिग्री उत्तरी लग जाए, यहाँ पर 66.5 डिग्री उत्तरी लगा दें और यहाँ पे 90 डिग्री उत्तरी लगा दें, तो ये उत्तरी शीत कटिबंध हो गया, ये उत्तरी शीत कटिबंध हो गया। अगर यहाँ पे दक्षिणी लगा देंगे हम, ठीक है, यहाँ पे दक्षिणी लगा दें दोनों पे जगह, तो ये दक्षिणी शीत कटिबंध हो गया। ठीक है, तो आई होप आपके माइंड में चीजें क्लियर हो गई होंगी कि शीत कटिबंध कितने कितने में पड़ता है, तो आपने लिख लिया होगा। शीत कटिबंध के बारे में लिखवा दे रहा हूं मैं कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुवव्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुवव्रत तथा एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच क्षेत्र में ठंड बहुत पड़ती है, क्योंकि सूर्य जो है वहां ऊपर नहीं आ पाता, क्योंकि सूर्य यहां क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है। ये नोट कर लेना आप। इसमें शीत कटिबंध में उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुवव्रत यानी उत्तर ध्रुवव्रत तथा एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुवव्रत एवं दक्षिण ध्रुव। देखिए ध्रुवव्रत का मतलब क्या है, 66.5 डिग्री रेखा को ध्रुवव्रत बोला गया है। ठीक है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुवव्रत और दक्षिणी ध्रुव के मध्य की जो दक्षिण ध्रुव का मतलब क्या होता है, ध्रुव वाला हिस्सा जो है 90 डिग्री वाला अक्षांश वाला हिस्सा है, ये भी बता दे रहा हूं मैं। उत्तर ध्रुव व्रत वाला हिस्सा जो है, मैं देखिए मैं लिख दे रहा हूं, जो वैल्यू है ये 66.5 डिग्री जो है वो है उत्तर ध्रुव व्रत वाला हिस्सा है, और उत्तरी ध्रुव वाला हिस्सा जो है 90 डिग्री उत्तर, ये उत्तरी ध्रुव व्रत वाला हिस्सा है। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना आप। तो इनके मध्य में बिल्कुल जो है सूर्य ऊपर पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने थर्ड पॉइंट नोट कर लिया है। अब बात करते हैं, थोड़ा देशांतर पर आते हैं। देशांतर के बारे में बात करते हैं। अक्षांश पूरा देख लिया, अक्षांश किस प्रकार के होते हैं, अक्षांश में क्या क्या कटिबंध वगैरह है, वो सब चीजें हमने यहाँ पे विस्तार से देख ली हैं, विस्तारित रूप में देख ली हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम देशांतर। देशांतर क्या होता है, अब देखिए थोड़ा सा हम आपको
पहले हम थोड़ा गूगल वाला 3D मैप दिखाते हैं, तो आपके माइंड में चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए ये आपके सामने गूगल वाला 3D मैप है, आपके सामने आंखों के सामने देख पा रहे होंगे। अब ये क्या है, जैसे हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, तो पहले चैप्टर हमने ये पढ़ा था कि पृथ्वी जो है, यहाँ पे सूर्य जो है स्थिर है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रही है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था, ये बात जानी थी कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रही है। अब देखिए फॉर एग्जांपल आप छोटा सा प्रैक्टिकल कीजिए, अगर आपको माइंड में फिर से समझ में नहीं आ रहा, छोटा सा प्रैक्टिकल कीजिए। बताता जा रहा हूं प्रैक्टिकल क्या है कि आप एक बॉल लीजिए, ठीक है, और सामने एक टॉर्च लीजिए, टॉर्च की रोशनी जलाइए। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि जो बॉल है, बॉल का एक भाग ही प्रकाशमान हो पा रहा है, यानी पीछे वाला भाग यानी कि जैसे हमने आगे वाला भाग मान लीजिए, आगे वाले भाग पे रोशनी डाली तो केवल एक हिस्सा जो है, यानी पृथ्वी का लगभग आधा भाग वो है प्रकाशमान हुआ, उसके पीछे वाला हिस्सा है, बॉल के पीछे वाला हिस्सा जो है वो प्रकाशमान नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ समस्या क्या है, समस्या यह है कि पृथ्वी केवल और केवल सूर्य का परिक्रमण नहीं लगा रही है, अपने अक्ष पर घूर्णन भी कर रही है, पश्चिम से पूर्व इस तरह से घूर्णन भी कर रही है। अब सूर्य तो स्थिर है, सूर्य तो स्थिर है, इस सूर्य की रोशनी यहां से इस प्रकार आ रही है, ये आप कर्सर, मेरा कर्सर पे ध्यान दीजिए, इस प्रकार आ रही है। तो सूर्य की रोशनी जैसे जैसे यहाँ पे आती जाएगी वैसे वैसे हमारे यहाँ सवेरा होता जाएगा, दिन ढलता जाएगा, दोपहर होती जाएगी, ये सब क्रियाएं जो है घटित होती जाएंगी। अब समस्या ये थी हम लोगों के सामने कि भाई किस देश को हम ये मानना है कि भाई दिन कहां से स्टार्ट होगा। हमने मतलब सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यही थी कि भाई हम ये कहां से माने कि हमारा दिन कहां से स्टार्ट होगा। तो इसके लिए एक हमने जो है यहाँ पर आपका जो देशांतर रेखा हमने मान ली, यानी कि हमने एक देशांतर रेखा डिवाइड कर दी कि हमने यहां से आप देख पा रहे होंगे एक यहाँ पे देशांतर रेखा हमने डाल दी है। ठीक है, यानी कि हमने एक देशांतर रेखा जो है यहाँ पे हमने डाल दी, यहाँ पे जिसको हमने देखिए ये तो 180 डिग्री वाली है, पूर्वी और पश्चिमी दोनों एक ही जगह पर 180 डिग्री है। हमने एक मानक रेखा यानी मानक रेखा हमने जो है यहाँ पर डाल दी है, इस तरह से यहाँ पे एक मानक रेखा हमने डाल दी है जो कि लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, यहाँ पे जहां पर हमने लंदन की वेधशाला स्थित है। ठीक है, तो यहां से होकर ये गुजरती है रेखा। तो हमने ये मान लिया कि इसके पूर्व वाला जो हिस्सा है, यानी कि इसके पूर्व में एक हिस्सा जो है, यानी पूर्व वाला ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ का समय आगे चल रहा है, क्योंकि सूर्य की किरणें जैसे जैसे पृथ्वी से धीरे धीरे घूम रही है तो सबसे पहले यहाँ किरणें पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ से किरणें जैसे जैसे बढ़ते जाएंगी तो ये हिसाब देख रहे हैं पीछे होता जा रहा है, तो यहाँ पे दोपहर हो गई, जैसे जैसे पीछे बढ़ते जाएंगे ऐसे करके, तो ऐसे करके समय जो परिवर्तित होता जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप देखते पा रहे होंगे जैसे पृथ्वी घूम रही है तो समय यहाँ से सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो धीरे धीरे करके ये एक हिस्सा प्रकाशमान हो रहा है। ठीक है, और पीछे अंधेरा पहुंचता जा रहा है, तो ऐसे करके करके पूरा दिन हो जा रहा है और यहां पर आके हमारा दिन ढल जा रहा है। तो ऐसे करके हमने समय का निर्धारण किया है, यानी ठीक है, यानी तारीख वगैरह हमारी जो चेंज नहीं होती है। तो कहने का मतलब क्या है, आपने क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। सूर्य का देश लिए कहते हैं कि सबसे पहले सूर्य की किरणें हमने जो अपना माना है, हमने उसके अकॉर्डिंग, यानी कि अपना जो हमने देशांतर रेखा काल्पनिक मानी उसके अकॉर्डिंग जापान सबसे पहले पड़ता है जहां पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है। ठीक है, ये हमने ऐसा माना है, काल्पनिक रूप से माना है। तो सबसे पहले सूर्य कहां उगता है, जापान में उगता है। तो यहां पर जैसे जैसे हम पीछे बढ़ते जाते हैं जापान का समय आगे भागता जाता है, बाद बाकी देशों का समय धीरे धीरे स्टार्ट होता जाता है। मान लीजिए जापान में सुबह 6 बजे है, ठीक है, सुबह 6 बजे सूर्य निकल रहा है और धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जब चाइना में 6 बजेंगे तो वहां पर तब तक क्या हो जाएगा, जापान में थोड़ा बहुत यहाँ पे देशांतरों का जो अंतर होगा, यहाँ पे जापान में कुछ और समय होगा। ऐसे पीछे बढ़ते जाएंगे, इंडिया में कुछ समय अलग होगा तो चाइना का समय कुछ अलग होगा। ठीक है, ऐसे जैसे जैसे सूर्य की किरणें पड़ती जाती हैं वैसे वैसे हमारे यहाँ समय का निर्धारण होता जाता है। ठीक है, तो देशांतर रेखाओं को हमने फिर डिवाइड कर लिया है। डिवाइड किस प्रकार किया है वो भी हम देखते हैं अभी। देखिए देशांतर रेखाएं, ये आप देख पा रहे होंगे। देशांतर रेखाएं हमने, जैसे आपने एक संतरा देखा है, संतरे में क्या होता है, छोटे छोटे पीस होते हैं, इस तरह से पीस होते हैं। तो वैसे ही हमने देशांतर रेखाएं ये डाल दी हैं, यानी अर्धवृत्त के फॉर्म में डाल दी हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से फॉर्म में हमने डाल दी हैं। और ये टोटल जो देशांतर रेखाएं 360 देशांतर रेखाएं, कुल मिलाकर कितनी रेखाएं हैं, 360 देशांतर रेखाएं टोटल। ठीक है, और यहां पर एक रेखा जो है इसे हमने 0 डिग्री अक्षांश जो रेखा है इसे हमने प्रमुख याम्योत्तर रेखा मान लिया है। ठीक है, जो कि लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजर रही है रेखा ये वाली। ठीक है, तो इस हमने ये मान लिया है कि भाई हमारी ये पूरी मानक रेखा है, प्रमुख याम्योत्तर रेखा है। तो यहां पे देखिए पहला पॉइंट नोट कर लेंगे यहां पर। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट इसमें नोट में करवा दूंगा, पहले हम थोड़ा सा और जान लें इसमें। देखिए यहां पर जो आप रेखा देखते जा रहे हैं 360 रेखाएं हैं, प्रत्येक जो देशांतर रेखा है ये 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई रेखा है। प्रत्येक देशांतर रेखाएं जो है वो 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई रेखाएं हैं। सूर्य का प्रकाश यानी कि एक अक्षांश रेखा, यानी एक देशांतर रेखा से, यानी कि ये जहां पर रेखा है, मान लो यहाँ पे सूर्य की रोशनी यहाँ पे पड़ रही है, यहाँ से सूर्य की रोशनी यहाँ पे पड़ रही है ये वाली। ठीक है, तो जैसे जैसे पृथ्वी का घूर्णन इधर हो रहा है, इधर पृथ्वी का घूर्णन होता जा रहा है, तो यहाँ पे जैसे पहले यहाँ पर प्रकाश पड़ रहा था, अब प्रकाश जैसे घूर्णन हुआ तो पृथ्वी का प्रकाश यहाँ पे आया। ठीक है, तो यानी एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 4 मिनट का समय लगता है। कहने का मतलब समझ गए,
कहने का मतलब क्या है कि भाई जो यहां से यानी कि मान लीजिए यहां पर हमारा ये वाला अक्षांश जो है हमारा जो है 1 डिग्री अक्षांश, 1 डिग्री सॉरी देशांतर है। अब 1 डिग्री देशांतर से हमारे 10 डिग्री देशांतर तक सूर्य की किरणें पहुंचने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, 40 मिनट का समय लगेगा, 40 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि एक जो देशांतर है वो 4 मिनट लेता है।